हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में रेस जस्टे। ठीक है, रेस जस्टे सेक्शन 4 बताएगा आपको बीएसए का। इंडियन एविडेंस में सेक्शन 6 बताएगा आपको। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 में दिया हुआ है। अब ये रेस जस्टे को कहीं ढूंढना शुरू मत कर देना। रेस जस्टे आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक लेटिन टर्म है जो कोर्ट और स्कॉलर्स के द्वारा यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए सेक्शन 4 और सेक्शन 6। आईई का सेक्शन 6, बीएसए का सेक्शन 4, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ढूंढने मत लग जाना डायरेक्ट में। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं रेस जस्टे होता क्या है। ऐसे रेस जस्टे का पता होगा सबको। ठीक है, जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले आईपीसी पढ़ लिए होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ लिए होते हैं जिसमें इसका जिक्र हमेशा होता ही होता है। रेस जस्टे बेसिकली एक लेटिन टर्म है। रेस का मतलब होता है थिंग्स, मैटर, अफेयर। जस्ट का मतलब होता है डन, ट्रांजेक्टेड। थिंग्स ट्रांजेक्टेड उसको बोलते हैं रेस जस्टे। रेस जस्टे का लिटरल मीनिंग क्या होगा? थिंग्स डन और थिंग्स ट्रांजेक्टेड। थिंग्स सेड और डन इन अ कोर्स ऑफ मेन ट्रांजेक्शन। जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड चीजें होती है ना, जो फैक्ट इन इशू होता है उससे रिलेटेड सेम ट्रांजेक्शन में, उसको बोलते हैं रेस जस्टे। रेस जस्टे का जो डॉक्ट्राइन है ना, वो क्या कहता है? व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, एवरी फैक्ट जो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, जो कोई भी फैक्ट है जो फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो लाया जा सकता है कोर्ट में एज एविडेंस, भले ही जो वो फैक्ट है ना वो इटसेल्फ कोई फैक्ट इन इशू ना हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेक्शन 4 की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी है, इफेक्ट विच दो नॉट इटसेल्फ इन इशू, सेम वही बात लिखी है, इज सो क्लोजली एंड इनसेपरेबली कनेक्टेड विद इफेक्ट इन इशू दैट इट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये रिलेवेंट होगा और एडमिसेबल होगा अंडर सेक्शन 4 ऑफ द बीएसए। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रांजेक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट होता है जो कनेक्ट किया जाता है साथ में, रेफर्ड बाय सिंगल लीगल नेम, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। आप इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इसको एक बार मिटा देता हूँ। ए और सी मान के चलो। ठीक है, सी और ए है। ठीक है, उन दोनों को ना बी को मारना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? पहले क्या किया? पहले एक गन खरीदी। गन के बाद इन्होंने क्या किया? बुलेट्स वगैरह खरीद ली। बुलेट्स वगैरह खरीद के क्या किया? ये जो बी है ना, जिसको इनको मारना है, सी और ए को, उसका शेड्यूल वगैरह पता किया। ठीक है, कि यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करता है, कहाँ पे जाता है, किस टाइम आता है। ठीक है, उसके बाद ये पता लगा कि किसी ऑफिस में काम करता है। ठीक है, ऑफिस के पार्किंग लॉट में गए। ठीक है, वहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह की। प्रिपरेशन वगैरह करने के बाद क्या किया इन्होंने? वहाँ पे उसको पकड़ा। ठीक है, बेहोश किया, वहाँ से कहीं और लेके गए, कहीं और ले जाके इसको मार दिया। ठीक है, गोली से मार दिया। ये सारी क्या हुई? एक चेन ऑफ इवेंट है। ठीक है, जैसे कि गन खरीदना, ठीक है, उसके बारे में ढूंढना फिरना, ठीक है, और पार्किंग लॉट में जाना, उसको लेकर के वहां से भागना, बेहोश वगैरह करना और मार देना, ये सारा कुछ ये क्या हुई? चेन ऑफ इवेंट हो गई। तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या हुआ? बेसिकली कि सी और ए ने क्या बी का मर्डर किया है। तो इस फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको वो कवर हो जाएंगे सेक्शन 4 में, मतलब कि रेस जस्टे में। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रांजेक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट होता है जो कनेक्ट होता है टुगेदर, रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम। यहाँ पे सिंगल नेम क्या हुआ? बेसिकली मर्डर हुआ। ठीक है, तो और ये सारा कुछ जितना भी ये बसड़ हुई है, इन्होंने ये भी जो भी प्रिपरेशन की, ये सारे ट्रांजैक्शन क्या है? कनेक्टेड है उससे। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। परचेजिंग एक कार। ठीक है, परचेजिंग एक कार, मान के चलो आप कार किसी से खरीद रहे हो। ठीक है, तो उसमें सेलर की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, बायर की डिटेल्स आ जाएंगी, ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो भी होंगी वो पैसे वाले ट्रांजेक्शन कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगी? उसके बाद आरटीओ वगैरह आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, तो ये सब आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके परचेजिंग ऑफ कार का ट्रांजैक्शन पूरा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और रेस जस्टे क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सेक्शन 4 डिटेल में आगे चल के। सेक्शन 4 क्या कहता है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेक्शन 6 आईई का, इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 4 बीएसए का, याद रखना, याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्ट है ना, वो किस में आता है? सेक्शन 4 में, सेक्शन 6 में है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? फैक्ट विच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, फैक्ट इन इशू से भी कनेक्ट हो सकता है या फिर वो रेलेवेंट फैक्ट से भी कनेक्ट हो सकता है। फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, वो इस तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से कि वो फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, वो रिलेवेंट माने जाएंगे। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। वेदर वो सेम टाइम पे हुए हो, सेम प्लेस पे, या फिर वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइम पे हुए हो, तब भी। ठीक है, अब ये आप बोलोगे यार ये तो सेम ट्रांजैक्शन हुई नहीं, होएगी, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन किया, इसको पढ़ते हैं। दो नॉट एन इशू मतलब कि द फैक्ट बोट वो कि एक फैक्ट इन इशू नहीं है, इट इज नॉट इटसेल्फ द मेन क्वेश्चन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, बट वो स्टिल रिलेवेंट हो सकता है क्योंकि वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, याद रखना। ठीक है, एग्जांपल जैसे एक मर्डर केस में विक्टिम इमीडिएटली चिल्लाया हेल्प के लिए, तो ये मेन इशू नहीं है बट ये कनेक्टेड है इंसिडेंट से। समझ में आया? दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू। इसका मतलब क्या है? द कनेक्शन मस्ट बी
क्लोज एंड इनसेपरेबल, मतलब कि क्लोज एंड डायरेक्ट, ठीक है, कोई रिमोट, वेग, डिस्टेंट, अनरिलेटेड कनेक्शन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। जो फैक्ट है ना वो इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिक वैल्यू का तो पता ही होगा, इंट्रिंसिकली लिंक होना चाहिए मेन फैक्ट इन इशू से, समझ में आया। अब इसका एग्जांपल, सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू, मतलब कि एक विटनेस देख रहा है एक्यूज को भागते हुए फ्रॉम द सीन जस्ट मोमेंट आफ्टर, जब क्राइम हुआ, ठीक है, तो एक क्लोजली कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से। तीसरा क्या है, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, द फैक्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ सेम चेंज ऑफ इवेंट्स और द सेम अकरेंस, ध्यान रखना, ठीक है, कोई सेपरेट लेटर इवेंट नहीं चलेगा। द ट्रांजेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड इवेंट विद ए सिंगल कैरेक्टर, हमने पढ़ा ट्रांजेक्शन के बारे में। एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या है, एक रॉबरी हुई, ठीक है, विक्टिम का इमीडिएट रिएक्शन, एक्यूज की फीलिंग वगैरह, चोट वोट आना, ये सब कुछ, ये क्या होंगी, ये पार्ट होंगी सेम ट्रांजेक्शन का, याद रखना, एज टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, समझ में आया। अब नेक्स्ट का लिखा है वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, रेस्ट जस्ट लिमिटेड नहीं होती है टू द फैक्ट, ठीक है, रेस्ट जस्ट इज नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट, जो साइमल्टेनियसली होता है और एट द सेम लोकेशन होते हैं। ट्रांजेक्शन कैन स्पेंड डिफरेंट टाइम एंड प्लेस एज लॉन्ग एज द कनेक्शन इज रियल, डिफरेंट टाइम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकते हैं, जब तक वो कनेक्शन रियल है। ए को किडनैप किया गया एक सिटी में और सेम टाइम पे इमीडिएटली फोन कॉल आई विक्टिम के द्वारा बाई अनादर प्लेस, किसी दूसरे प्लेस से फोन आया गया, ठीक है, तो ये स्टिल पार्ट माना जाएगा भले ही ये अलग अलग प्लेस से हो, ठीक है। तो अगर इवेंट का लिंक क्लोज है ना, अगर इवेंट क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है, तो स्टिल वो पार्ट हो सकता है सेम ट्रांजेक्शन का, भले ही वो सेम टाइम पे ना हुआ हो, डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो, ध्यान रखना, ठीक है। और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस ट्रांजेक्शन कंटिन्यू हो सकती है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। कन्फर्म दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट डिफाइंड बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट इज डिफाइंड बाय यूनिटी और पर्पज एंड कनेक्शन, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक कॉन्स्पिरेसी है, प्लान की गई है दिल्ली में, ठीक है, कैरी आउट की गई है मुंबई में, तो स्टिल ये ट्रीट की जाएगी एज द कनेक्टेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि इवेंट आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, समझ में आया। अब जो सेम ट्रांजेक्शन है ना, वो पता कैसे चलती है एक्चुअल में, लॉ में मतलब वो पता कैसे चलती है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहला है प्रोक्सीमिटी ऑफ टाइम, दूसरा है प्रोक्सीमिटी ऑफ प्लेस, तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, चौथा है यूनिटी ऑफ पर्पज और डिजाइन, ठीक है, 4 चीजें होती हैं। पहला है प्रोक्सीमिटी ऑफ टाइम, ये पूछा जाता है कि कितना क्लोज इवेंट है टाइम में, ठीक है, कितना क्लोज इवेंट है इन टाइम, मतलब कि जितना स्मॉलर टाइम गैप होगा उतना स्ट्रॉन्गर कनेक्शन माना जाता है, ठीक है। ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है, बी इमीडिएटली उसी टाइम पे चिल्लाया, ठीक है, कि ए ने मेरे को शूट किया है, ठीक है, तो ये रेलेवेंट माना जाएगा अंडर द रेस्ट जस्ट। अब आप इसको बोलोगे कि ये हियर से हुआ, हियर से में रेस्ट जस्ट एक्सेप्शन होता है वैसे, तो आगे यही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेलेवेंट हो जाएगा ये, जो ए ने इमीडिएटली चिल्लाया ना कि ए ने मेरे को गोली मार दी, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट इमीडिएटली आया आफ्टर द शूटिंग, ठीक है। केस लॉज पढ़ेंगे बहुत सारे, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अभी एग्जाम्पल से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या है, प्रोक्सीमिटी ऑफ प्लेस की, ये पूछा जाता है कि डिड इवेंट अकर एट द सेम और कनेक्टेड प्लेस, इवेंट जो भी हुए हैं वो सेम प्लेस पे हुए हैं या कनेक्टेड प्लेस पे हुए हैं। मान के चलो ए क्या करता है, एक ये बैंक है, अब ये बैंक है, ए क्या करता है, इसको रोब करके भाग जाता है, ठीक है, बैंक ऑफ स्पेन कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है। तो ये बैंक है, ए इसको रोब करके भाग जाता है, भागते भागते जब वो बाहर निकलता है ना, वो गार्ड को असॉल्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों एक्ट है ना ये फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कैसे पता लगेगा, वाई देयर एन अनइंटरप्टेड चेन ऑफ इवेंट, क्या वहाँ पे एक अनइंटरप्टेड चेन है इवेंट की, जैसे कि ए ने क्या किया, किडनैप किया बी का, ठीक है, ए ने किडनैप किया बी का, अपनी कार ली, कार में उसको डाला, ठीक है, कार में उसको डाला, डालने के बाद रुक कहीं ले गया, किसी रूम में बंद किया, बंद करने के बाद घर पे उसके फ़ोन किया, कह रहा है कि मेरे को 50 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए देने के बाद फिर क्या कर रहा है, फिर दोबारा फ़ोन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये एक चेन ऑफ इवेंट हो गई, ठीक है, किसकी, किडनैपिंग की। ऑल एक्ट, जितने भी सारे एक्ट है वो पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन के। वॉज देयर एन अनइंटरप्टेड चेन ऑफ इवेंट, इस केस में देयर वॉज एन अनइंटरप्टेड चेन ऑफ इवेंट, ठीक है। चौथा है यूनिटी ऑफ पर्पज और डिजाइन, मतलब कि वर द एक्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या जितने भी एक्ट्स हैं उनसे एक ही ऑब्जेक्टिव का पता लग रहा है, जैसे कि ए और बी प्लान कर रहे हैं मर्डर टू सी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वेपन वगैरह बाई किया, ठीक है, एक वेपन बाई किया, चाकू बाई किया एक, ठीक है, चाकू नाइफ, एक वेपन बाई किया, ट्रैवल किया उसके बाद साथ में, ठीक है, ट्रैवल किया उसके बाद साथ में, और क्या किया, इस जो सी है ना इसका पता लगाया, ऑफिस वगैरह कहाँ पे वगैरह है इसका, ठीक है, वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके मार दिया सी को, ठीक है, और फिर ये दोनों साथ में भाग गए, ठीक है। तो एंटायर सीक्वेंस फॉर्म कर रही है वन ट्रांजेक्शन, इससे क्या पता लग रहा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इन दोनों ने क्या किया, मर्डर किया किसका, सी का, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट होते हैं जिनसे डिटरमाइन होता है सेम ट्रांजेक्शन है या नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, अरे यार ये क्या हो गया, पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है इसमें जो कि हो जाता है,
आई थिंक सेटिंग वगैरह में इशू है, जब भी मैं ऊपर मार्क करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो अब बात करते हैं हियर से रूल। हियर से रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्ट जस्ट है, वहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मन लगा के पढ़ना, मजा आएगा देखना, ठीक है। हियर से एविडेंस का मतलब होता है जब विटनेस कोर्ट में रिपीट करता है बट सम अदर पर्सन सेड आउटसाइड द कोर्ट टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ व्हाट वाज सेड। सिंपल सी बात बताता हूँ, ए ने बी को बताया कि सी ने डी का मर्डर किया है। ए ने किसको बताया? बी को बताया। क्या बताया? कि सी ने डी का मर्डर किया है। समझ में आया? अब ये ए कहाँ, ये कोर्ट में है। ये क्या कह रहा है कि मेरे को बी ने बताया। क्या बताया था? कि सी ने डी का मर्डर किया था, ठीक है। अब ये हुआ एक हियर से। तो यहाँ पे सेम वही बात लिखी है, विटनेस ए सेज इन कोर्ट माई नेबर बी टोल्ड मी दैट ही सा सी कमिट द मर्डर, ठीक है। सेम वही बात है। तो ये होता है हियर से। अब बी कोर्ट में नहीं है, ठीक है। बी टोल्ड मी, जिसने ए को बताया था वो कोर्ट में नहीं है। बी कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेड, जो बी है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। वी डोंट नो कि बी सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अब इसको ध्यान से पढ़ना, आगे कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, ठीक है। अगर आप पहली बार एविडेंस पढ़ रहे हो तो आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी नहीं पता है कि बी ने क्लियरली देखा है या नहीं देखा है। क्या पता बी का मोटिव झूठ बोलना हो। इन सारे रीजन की वजह से हियर से जनरली नॉट एडमिसेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट एडमिसेबल एज एविडेंस। एडमिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हियर से एडमिसेबल नहीं होता है एविडेंस में, ठीक है। अब हियर से एविडेंस एडमिसेबल नहीं होता है, बस इसके एक एक्सेप्शन है जो कि है रेस्ट जस्ट, जो कि हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 बीएससी का, सेक्शन 6 आईई का। अगर हियर से स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना, वाज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो ये एडमिसेबल माना जाता है। तो ये जो रेस्ट जस्ट है ना, ओवरराइड कैसे करता है हियर से रूल को? अब ध्यान से पढ़ो। ए स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट, ठीक है, मेड एट वेरी मोमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। एकदम से जो सडन स्टेटमेंट होता है तभी एकदम उसी टाइम पे बनता है क्राइम के, ठीक है। वेयर देयर वाज नो टाइम टू थिंक, वहाँ पे कोई थिंक करने का, सोचने का टाइम नहीं है। प्लान और फैब्रिकेट, ये इनहेरेंटली रिलायबल होता है, ठीक है। ये रिलायबल माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है ना वो रिएक्ट कर रहा होता है इंस्टिंक्टिवली टू व्हाट दे सा, जो उसने देखा है। मान के चलो ए बी को स्टैब कर रहा है, ठीक है, और वो चिल्ला रहा है कि भाई बी मेरे को ए मेरे को स्टैब कर रहा है, और वो मर जाता है, ठीक है। और कोई बंदा ऐसा होते हुए देख रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। ये एक स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट है, ठीक है। एट द वेरी मोमेंट ऑफ क्राइम, उसी टाइम की बात है, ठीक है। 1-2 मतलब 10-5 सेकंड 15 सेकंड या 1-2 मिनट के आसपास की बात है, ठीक है। तो द पर्सन वाज रिएक्टिंग, जो वो पर्सन होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है इंस्टिंक्टिवली टू व्हाट दे सा, हर्ड और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। क्या इसके साथ हुआ है, क्या इसने देख रहा है, क्या ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस बेस पे रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो वो रिएक्शन होता है वो रिलायबल होता है एज डायरेक्ट टेस्टिमनी। तो उस कॉन्ट्रास्ट में एक स्टेटमेंट मेड डेज और वीक आफ्टर एन इवेंट, ठीक है, आफ्टर देयर हैज बीन टाइम टू थिंक, कंसल्ट और एग्जिजरेट और लाई, वो रिलायबल नहीं होता है टू ट्रीट एज ए पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। समझ में आया यहाँ तक? अब आप कहोगे कि जो हियर से है, मान के चलो अब इसमें क्या बात हुई है, ए बी को स्टैब कर रहा है और सी वहां पे था, और सी ने इसकी चीखें सुनी है बी की कि यार मेरे को स्टैब कर रहा है, मेरे को मार देगा, ठीक है। अब ये कोर्ट में जाके ये सब बोल देता है, तो ये एडमिसेबल होता है कोर्ट में, ठीक है। ये हियर से हुआ। अब आप बोलोगे ये तो हियर से हुआ, तो अब आप ये भी तो बोल सकते हो कि यार ये क्या पता झूठ बोल रहा हो सी, क्या पता बी ने ऐसा ना बोल रहा हो, क्या पता सी झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो ए को फंसाना चाहता हो। इस केस में भी तो हियर से में झूठ बोल सकता है भाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हियर से कि वो झूठ बोल रहा है, नहीं ये सब कुछ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में हियर से एडमिसेबल नहीं है, बट रेस्ट जस्ट के केस में, सेम ट्रांजेक्शन वाले केस में हियर से एडमिसेबल है, ठीक है। हियर से को कोर्ट सुन लेगा, इस वाले स्टेटमेंट को कोर्ट सुन लेगा एक बारी, ठीक है। तो हियर से एडमिसेबल है, बट इस पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये कोर्ट बाकी की इन्वेस्टिगेशन से सारा कुछ दूसरे एविडेंस से लगा करके देखता है, ठीक है। ट्रस्ट करना ना करना ये है कोर्ट की जिम्मेदारी। इस केस में जो हियर से होता है ना वो एडमिसेबल होता है। हमने यहाँ बात की है एडमिसिबिलिटी की, ठीक है। एडमिसेबल कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। समझ में, अगर ये चीज़ समझ में आ गई सारा एविडेंस समझ लोगे, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है, ये बहुत आगे जाकर के कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन वर्सेस सेपरेट इंसिडेंट की, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांजैक्शन कब खत्म होगी और सेपरेट और अनकनेक्टेड इवेंट कब बिगन होंगे, सिंपल सी बात है। इसका आंसर आता है टाइम और स्पॉन्टेनिटी पे। मतलब कि ट्रांजैक्शन जब खत्म होती है जब वहां पे बहुत सारा टाइम मिलता है फैब्रिकेशन या फिर रिफ्लेक्शन के लिए। एक पर्सन के पास जब टाइम होता है सोचने के लिए कि हुआ क्या था, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो फेज होता है ना वो ओवर हो जाता है, और उनके लेटर
स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो नैरेटिव बन जाते हैं जस्ट पास्ट इवेंट्स के, ठीक है, समझ में आया। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन से जो डायरेक्ट में दी गई है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बाकी की 3-4 खुद पढ़ लेना, वैसे मैंने इसमें बहुत हद तक बता दिया है, वही सारा कुछ वो इलस्ट्रेशन कवर करते हैं, बट एक बार इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, ए को बोला जाता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, पीट वीट के उसको, बाय बीटिंग हिम। व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी और बाई स्टैंडर्ड्स एट बीटिंग, इसको यहीं तक पढ़ो पहले। जो भी कहा गया है या फिर किया गया है ए के द्वारा, बी के द्वारा और उसके आसपास जो खड़े थे उनके द्वारा, जो भी कहा गया है, सुना गया है ए के द्वारा, किया गया है बी के द्वारा और बाई स्टैंडर्ड्स के द्वारा बीटिंग के टाइम पे, सो शॉर्टली, इतने कम टाइम में, बिफोर और आफ्टर इट, ठीक है, या तो उससे पहले या उसके बाद, जब वो एक्ट हो रहा था उसके पहले या उसके बाद, एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो व्हाट ए सेड ड्यूरिंग द बीटिंग, ए ने क्या कहा ड्यूरिंग द बीटिंग, वो रेलेवेंट माना जाएगा क्योंकि इससे इंटेंशन पता लगती है। व्हाट बी सेड व्हाइल बीइंग बीटन, बी ने क्या कहा जब वो पिट रहा था, रेलेवेंट माना जाएगा। आइडेंटिफाई करता हो, क्या पता अटैकर को, क्या पता बी कह रहा हो कि भाई ए मेरे को मार रहा है, मत मार, ठीक है, या फिर ए मेरे को मार रहा है, प्लीज हेल्प, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है अटैकर, डिस्क्राइब होता है अटैक वगैरह। व्हाट बाई स्टैंडर्ड सेड एट द टाइम, मतलब कि जो आसपास लोग खड़े थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा उस टाइम पे, वो भी रेलेवेंट माना जाएगा क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एट द टाइम ऑफ इवेंट है। थिंग्स सेड शॉर्टली बिफोर, ठीक है, अभी ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, पीट वीट रहा है, ये सब जो भी कुछ हो रहा है, पीट वीट रहा है, मर वर गया, उससे थोड़े से देर, मतलब उससे जस्ट पहले रेलेवेंट माना जाएगा अगर पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन का। केस आउट कर रहा है कि वो थ्रेट कर रहा है बिफोर अटैक बिगन, ये कह रहा है अरे मैं तेरे को मार दूंगा, ठीक है, भाग मत, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, भाग मत, ऐसी चीजें। थिंग सेड शॉर्टली आफ्टर रेलेवेंट मानी जाएगी अगर कोई टाइम नहीं है रिफ्लेक्शन का, जैसे बी के लास्ट वर्ड इमीडिएट आफ्टर अटैक, ठीक है, बी के लास्ट वर्ड मरने से जस्ट पहले, ठीक है, अटैक वगैरह हो गया, मरने से जस्ट पहले कि यार ये ने मेरे को मारा है, ठीक है, इस चीज के लिए मारा है, ये सब कुछ। शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर डज नॉट मीन की डेज और आवर, ठीक है, शॉर्टली पहले और बाद में, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में का ये मतलब नहीं कि यार वो 2-3 घंटे 5-6 घंटे की बात हो रही है। इट मीन्स शो शॉर्टली, वो उतने छोटे टाइम की बात कर रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है ना वो स्टिल गोइंग ऑन, कि जो ट्रांजेक्शन है मतलब एक ट्रांजेक्शन होती है ना, वो ट्रांजेक्शन में ये सब चीज़ हुई है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन अभी तक चल रही हो, ठीक है। देयर हैज बीन नो टाइम फॉर फैब्रिकेशन, वहाँ पे फैब्रिकेशन का कोई टाइम नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 1 कहता है मर्डरिंग बाई बीटिंग, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट केस लो है टेपर वर्सेस यार 1952 का केस है, ठीक है। अभी बहुत कुछ है भाई, पढ़ते जाओ आराम से बैठ के। जो अपना स्टाइल है ना आसान भाषा में, वो तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बट यहाँ पे हम कोर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मैंने अगर अपलोड की, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कोर्स में कितना कुछ है, और आप इसको एक आंसर दे दो कि मेरे को ये सब चीज़ फ्री में डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। आई डोंट थिंक मेरे को ये सब कुछ फ्री में डालना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत। तो चलते हैं, पढ़ते रहो आराम से बैठ के, ठीक है। एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। जिसको जल्दी है एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, सीधी सी जो आपको नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो। केस लो एट टेपर वर्सेस आर 1952। इसमें क्या हुआ था, फैक्ट पढ़ते हैं पहले। ए वुमन वाज हर्ड बाय ए विटनेस शाउटिंग फ्रॉम ए शॉप डोरवे, योर प्लेस बर्निंग एंड यू गोइंग अवे फ्रॉम द फायर। द स्टेटमेंट वाज मेड एज द accused was seen driving away from the scene of the fire। ये एक दुकान थी, इसमें आग लग रही थी, ठीक है, और जिसका ओनर था वो भाग रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक वुमेन देखती है उस मैन को, एक्यूज्ड को, कि वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग अवे फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे फायर लगी थी, ठीक है। तो वो क्या कहती है वुमेन, वो कहती है योर प्लेस इज बर्निंग एंड यू गोइंग अवे फ्रॉम द फायर। तो एक विटनेस था वहीं पे, ठीक है, एक विटनेस था, उसने स्टेटमेंट सुना। बाद में विटनेस ने कोर्ट में आके बताया कि वुमेन ने ऐसा ऐसा चिल्लाया था, वो सेम स्टेटमेंट बताया। अब यहाँ पे इशू क्या था, जब विटनेस इज रिपीटिंग द वुमेन्स वर्ड, जो विटनेस था ना वो वुमेन का जो वर्ड था ना, वो उसका वर्ड को उसने रिपीट किया था। नॉर्मली वो हियर से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्या विटनेस बता सकता है कोर्ट में जो वुमेन शाउट मतलब चिल्ला रही थी वो, क्योंकि वो हेयर से होएगा। तो यहाँ पे प्राइवी काउंसिल ने कहा था इसको एडमिसेबल, प्राइवी काउंसिल ने इसको एडमिट किया था इस स्टेटमेंट को एज रेस जेस्टे, और कहा था कि दैट द वर्ड शाउट टू बी प्रूव्ड बाय हियर से शुड बी इफ एब्सोल्युटली कंटेम्पोरेनियस विद द एक्शन और इवेंट एट लीस्ट क्लियरली एसोसिएटेड विद इट, सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द थिंग बीइंग डन एंड नॉट मेरली ए रिपोर्ट ऑफ समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड।
एब्सोल्यूटेड। यहाँ पे प्राइवी काउंसिल ने क्या कहा था कि स्टेटमेंट एडमिसेबल होगा अंडर रेस जस्टे। क्यों होगा? क्योंकि वुमेन ने जो वुमेन का जो स्टेटमेंट था वो उस टाइम का था जब आग एक्चुअल में लग रही थी, ठीक है। एट वेरी मोमेंट द एक्यूज्ड वाज लिविंग, उसी टाइम पे था जब वो एक्यूज भाग रहा था, ठीक है। और ये एक इमीडिएट रिएक्शन था किस चीज का, कि जो उसने देखा है ना, दिस वाज एन इमीडिएट रिएक्शन, जो उस वुमेन ने देखा है उस चीज का, वो उस इवेंट को रिएक्ट कर रही थी जो अभी भी दैट वाज स्टिल टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो देयरफॉर जो उसके वर्ड है ना, उसके वर्ड इटसेल्फ सेम ट्रांजैक्शन है, इटसेल्फ वो पार्ट है सेम ट्रांजैक्शन का। तो इस केस ने एस्टेब्लिश किया था द प्रिंसिपल दैट द वर्ड्स नीड नॉट टू बी एब्सोल्युटली साइमल्टेनियस, दे मस्ट बी सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द इवेंट, ताकि वो फॉर्म करे एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ताकि वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट हो। समझ में आया? ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर लिख के आना, भूलना बिल्कुल मत। अगला इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड, ठीक। इसमें एक स्ट्रिक्ट व्यू यूज किया था चीफ जस्टिस ने, तो अब ये ओवर रूल हो चुका है, बट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी तो पता लगेगा कैसे ओवर रूल हुआ है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली एक वुमेन थी रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, एक वुमेन थी रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम था बेंडिंगफील्ड, ठीक। बेंडिंगफील्ड ने क्या किया, यहाँ पे उसका गला काट दिया, ठीक है। आफ्टर हर थ्रोट वाज कट, तो वो बाहर आई, अपने कमरे से बाहर आई, अपनी आंटी के पास गई और कहा, ओ डियर आंट सी व्हाट हैरी, मतलब वो बेंडिंगफील्ड को प्यार से हैरी बोलती होगी बेचारी, ठीक है। कहा कि ओ डियर आंट सी व्हाट हैरी हैज़ डन टू मी, ठीक है। और उसके जस्ट बाद बेचारी मर गई। तो जो प्रोसिक्यूशन थे वो चाहते थे कि ये स्टेटमेंट एडमिट किया जाए एज द पार्ट ऑफ रेस जस्टे। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब थे ना, कोकबर्न, उन्होंने रिजेक्ट किया था इस स्टेटमेंट को। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो स्टेटमेंट है ना, ये वाज मेड आफ्टर द एक्ट वाज ओवर, जब एक्ट खत्म हो गया स्टेटमेंट उसके बाद आया है। तो जज ने कहा था कि स्टेटमेंट रेस जस्टे नहीं है। द कटिंग ऑफ द थ्रोट हैज ऑलरेडी हैपेंड, कटिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी, मतलब गला पहले से कट गया था। उसके बाद वुमन बाहर आई थी, ठीक है। एंड व्हाट शी सेड वाज नैरेटिव, उन्होंने कहा था कि जो उस वुमन ने कहा है ना, वो जस्ट नैरेट कर रही है सिचुएशन को जो उसके साथ हुआ था, नॉट द पार्ट ऑफ एक्ट इटसेल्फ, वो पार्ट नहीं है उस एक्ट का, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने अप्लाई किया था वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड कि द स्टेटमेंट मस्ट एकम्पनी विद द फिजिकल एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इसमें यूज किया गया था। तो जज के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो एक्ट था ना, एक्ट ऑफ कटिंग द थ्रोट, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। स्टेप 2 में वुमेन बाहर आई थी रूम से, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हुआ था, आफ्टर कमिंग आउट उसने अपनी आंटी को बोला था कि, ठीक है। तो उस केस में जज को लगा कि वो डिस्क्राइब कर रही है पास्ट इवेंट को जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सी वॉज नॉट स्पीकिंग वाइल द एक्ट वाज अकरिंग, जिस टाइम पे वो एक्ट हो रहा था ना, वो उस टाइम पे वो नहीं बोल रही है, ठीक है। जिस टाइम पे वो एक्ट हुआ था उस टाइम पे वो नहीं बोल रही है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे ना, कोकबर्न नाम था जिनका, ठीक है, उन्होंने एडॉप्ट किया था वेरी स्ट्रिक्ट टेस्ट, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट भाई, इतना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने कहा था स्टेटमेंट मस्ट बी ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस विद द एक्ट इटसेल्फ। अगर एक्ट खत्म हो चुका है और जो पर्सन है वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद, ठीक है, उस एक्ट को, तो वो रेस जस्टे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है रेटन वर्सेस आर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ओवररूल किया गया था इसमें, जो पिछले वाला केस था उसको ओवररूल कर दिया गया था, उसके डिसीजन को बेसिकली। तो यहाँ पे फैक्ट क्या था, रेटन वाज एक्यूज्ड ऑफ शूटिंग एंड किलिंग हिज वाइफ, ठीक है। रेटन के ऊपर चार्ज था कि उसने शूट किया अपनी वाइफ को और मारा है। तो वो क्या कहता है, रेटन भाई साहब क्या कहते हैं कि ये जस्ट एक एक्सीडेंटल था, मैं अपनी गन को साफ कर रहा था, आई वॉज क्लीनिंग द गन और उसको लग गई। बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। एविडेंस ये शो करता है कि जस्ट बिफोर उसको गोली लगी थी उसकी वाइफ को, तो उसने क्या किया था, एक फ़ोन कॉल की थी, ठीक है, फ़ोन कॉल, ठीक है, फ्रॉम देयर होम एट अराउंड द टाइम सी वॉज शूट, उस टाइम के आसपास अपने घर से जब उसको गोली लगी थी। उसने कहा था गेट मी द पुलिस प्लीज, सी वाज इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हिस्टेरिया, इसका मतलब कि वो डरी हुई थी, ठीक है, घबराई हुई थी। उसके बाद उसको गोली लग जाती है। तो सी कुड नॉट टेस्टिफाई कि वो डेड, तो वो कोर्ट नहीं जा सकी और उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों मैंने पुलिस बुलाई थी, तो उसने वो टेस्टिफाई नहीं कर पाई और वो मर जाती है। तो यहाँ पे प्राइवी काउंसिल ने क्या कहा था, प्राइवी काउंसिल ने जो फोन कॉल वाला एविडेंस था ना, उसको एडमिसेबल किया था एज रेस जस्ट है, क्योंकि वुमेन थी ना, वो आराम से नहीं बैठी थी, ठीक है, और एक स्टोरी नहीं बना रही थी, वो एक्सट्रीम फियर में थी, पैनिक में थी, स्ट्रेस में थी, ठीक है, इमीडिएट डेंजर में थी। तो एट दैट मोमेंट उसका माइंड ऑक्यूपाई हुआ बाय द इवेंट जो उसके आसपास हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं थी एक फॉल्स स्टोरी इन्वेंट करने के लिए, देयरफॉर उसका स्टेटमेंट कंसिडर किया गया ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो लॉर्ड विल्बरफोर्स ने क्या दिया, एक मॉडर्न टेस्ट दिया। कोर्ट बस एक बात पूछता है, क्या पूछता है, वॉज देयर ए रियल पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन और फैब्रिकेशन, मतलब कि डिड द पर्सन हैव एनफ टाइम एंड मेंटल कामनेस ताकि वो एक फॉल्स स्टोरी बना सके, ठीक है। अगर इसका आंसर आता है यस, तो वो रेस जस्टे नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसका आंसर आता है नो, तो स्टेटमेंट एडमिट किया जाएगा एज रेस जस्टे। इस केस में कॉल एक्सट्रीम फियर में हुई थी इमीडिएटली बिफोर द शूटिंग, ठीक है, तो वहाँ पे कोई टाइम नहीं था, ना कोई स्टेट ऑफ माइंड थी फैब्रिकेशन के लिए, तो ये माना गया है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। समझ में आया? तो गाइज यहाँ पे होती है रेस जस्टे वाली वीडियो कंप्लीट। अभी इसमें सेक्शन 4 हमने पढ़ा है, अभी सेक्शन 5 और 6 बचते हैं क्योंकि वो भी पार्ट है रेस जस्टे के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 5 और 6 कवर करेंगे, ठीक है। तो पिन कमेंट में लिंक आएगी, एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे नोट्स वगैरह और कोर्स वगैरह के बारे में सारी डिटेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।